नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम दरअसल बातचीत करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार फिलहाल खतरे में दिखाई पड़ती है। संकट के बादल उसके ऊपर मंडरा रहे हैं और बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, अगर वो बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाएंगे तो निश्चित तौर पर उनकी सरकार चली जाएगी। पाकिस्तान में इस वक्त ये कहा जा रहा है कि दरअसल इमरान खान, जिनको फौज ने प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित किया था, क्योंकि चुने तो जरूर गए थे लेकिन बार बार ये कहा जा रहा था वो इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। और इमरान खान के बारे में यह भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की जो परंपरागत राजनीति है उससे बाहर के वो सदस्य हैं। ये वही इमरान खान है जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को 1992 में वर्ल्ड कप जिताया था और पाकिस्तान के धाकड़ गेंदबाज, ऑलराउंडर और कप्तान माने जाते हैं। लेकिन राजनीति के फील्ड में बहुत लंबा संघर्ष करने के बाद वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हैं। अब ऐसा लगता है कि सत्ता के शीर्ष पर वो बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। क्यों हुआ ये, किस लिए हुआ ये, कैसे हुआ ये? वो इमरान खान जो फौज की आंख के तारे थे, वो इमरान खान जिनके माध्यम से फौज जो परंपरागत राजनीति थी उससे अलग रास्ता निकालने की कोशिश कर रही थी, आखिर कहां इमरान खान फेल हो गए या फेल होते हुए दिख रहे हैं कि आज फौज भी उनसे किनारा करती हुई दिखाई पड़ती है? क्या कुछ पाकिस्तान में हो रहा है? मौजूदा संकट का प्रमुख कारण क्या है और क्या इससे भारत अफेक्टेड हो सकता है? इन्हीं मसलों पर करेंगे बातचीत। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर एस.टी. मुनी, जो देश के जाने माने विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, पाकिस्तान और भारत के नजदीकी के देशों पर बहुत खास नजर रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर मुनी। ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, क्या आपको इस बात की उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा और इतनी जल्दी होगा? अब वक्त का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दो तीन बातें पिछले 2-1 साल से बढ़ रही थी। एक तो ये कि इमरान खान ने वादा किया था कि वो एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान को सक्षम बनाएंगे। वो कुछ हुआ नहीं। इन्फ्लेशन इतना बढ़ा हुआ है अभी भी, और जो उनके अंतर्राष्ट्रीय दावे हैं, उनको आईएमएफ से लोन लेना पड़ा, उनको सऊदी अरेबिया ने मदद किया, उनको यूएई ने मदद किया, लेकिन उसका कोई नतीजा देश की आर्थिक नीति पे नहीं हुआ। तो पहली बात तो आर्थिक पहलू पर वो बिल्कुल असफल रहे हैं और लोगों को उनसे बहुत जो तमन्नाएं थी, आशाएं थी, वो सब समाप्त हो गई। दूसरी बात, जो उनका टेररिज्म का मामला था नया पाकिस्तान बनाने के लिए, उसमें भी टीटीपी के साथ पूरी तरह कोई समाधान नहीं निकला है और लोगों को अभी भी डर है। और सुना कि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की आर्मी में भी बहुत सारे धमाके हुए। तो दूसरा फ्रंट ये था, उस पर भी वो सफल नहीं हुए। फिर लगता है, देखिए, आपने ठीक कहा, पाकिस्तान की राजनीति में जो भी प्रधानमंत्री बनता है उसको फौज का समर्थन होना चाहिए। और इमरान खान तो बिल्कुल फौज से सीधे लाए गए, क्योंकि वो नवाज शरीफ को हटाना चाहते थे और हटाया उन्होंने। और इमरान खान का फौज के साथ भी 2019 से थोड़ा बहुत तनाव शुरू हो गया। और वो पहली बात तो उस पर हुआ जब जनरल बाजवा के एक्सटेंशन की बात आई, तो उसमें उन्होंने कुछ कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, फिर वहां की जो पार्लियामेंट है उसको लॉ पास करना पड़ा और उनको एक्सटेंशन मिला। लेकिन उसके बाद अभी पिछले 3-4 महीने से, नवंबर 2021 से, जो फैज हमीद हैं वहां के थे वहां के आईएसआई के चीफ, अफगानिस्तान में जो तब्दीली हो रही थी उस वक्त, वो इमरान खान के नजदीकी समझे जाते हैं और बाजवा उनको हटाना चाहते थे। और बाजवा ने नए आईएसआई चीफ, जो आर्मी का दूसरा सबसे बड़ा ओहदा है, ने की नियुक्ति करी, लेकिन इमरान उसके ऊपर दस्तखत करके उसको अप्रूव नहीं कर रहे थे और वो ये चाह रहे थे कि फैज हमीद बने रहे। तो इस पे बाजवा और इमरान के बीच में काफी तनाव था और फौज बहुत नाखुश थी उनसे कि ना तो वो परिवर्तन जो लाना चाहते थे वो ला पाए हैं और ना फौज जैसा उनसे कह रही है वो कर रहे हैं। इस बीच में उन्होंने 2-3 ऐसे और इनिशिएटिव शुरू किए जिसमें कि आर्थिक स्थिति भी बदलने लगी।
कोई उन्होंने हेल्थ कार्ड भी बनाया है, एक उन्होंने नौजवानों को नौकरियां देने की बात भी की है। तो इससे खर्चा तो बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जो वहाँ का एलिट सर्किल है, जो जमींदारी तबका है, फ्यूडल तबका है, वो नाराज है कि इमरान अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगले जो 23 में इलेक्शन होंगे उसके लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने जो 3-4 पहलू हैं पाकिस्तान की नीति के, वहां पर लोगों को नाराज किया। और इससे पहले कि मैं इसको कंक्लूड करूं, एक बात और याद रखनी चाहिए कि जब से इमरान आए हैं, जब से अफगानिस्तान की बात हुई है, तब से अमेरिका खुश नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इमरान से बात भी नहीं की है। और अब जो उन्होंने रूस और यूक्रेन के मसले पर जो कदम उठाया है, उससे और भी ज्यादा नाराज है। तो फॉरेन पॉलिसी के क्षेत्र में भी उनका अलगाव हो गया है काफी। जो उनके समर्थन स्तंभ थे पहले पाकिस्तान की सरकार के, उनसे। बातचीत तो आगे बढ़ाऊं, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण सवाल ये, क्योंकि हर आदमी ये जानना चाह रहा है कि दरअसल क्या इमरान खान की सरकार गिरने वाली है? क्या इमरान खान प्रधानमंत्री पद से हटने वाले हैं? कितनी उम्मीद या कितनी आशंका है, कितनी संभावना है? देखिए, अगर आज इलेक्शन हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 8 मार्च को ले आए थे वो लोग, और कानून ये है कि 14 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट को बुलाना चाहिए, जो स्पीकर ने नहीं बुलाया। उसकी एक वजह जो उन्होंने दी थी वो ये है कि ओआईसी की मीटिंग होने वाली थी वहां पर, एक आज हो रही है 22 को 23 को, और उस वजह से ठीक नहीं है। 25 को उन्होंने मीटिंग बुलाई है, और शायद 2-3 दिन की बहस के बाद में 28 को वोटिंग होगी। और ये माना जा रहा है कि स्पीकर ने ये किया है ताकि इमरान को कुछ टाइम मिले कि वो जो उनसे उखड़े हुए लोग हैं, उनकी अपनी पार्टी के 20-23 लोग ऐसे हैं, उनके अलायंस के 20-23 लोग कुल मिलाकर ऐसे हैं जो उनसे अलग हो गए हैं, और वो उनके खिलाफ वोट करना चाहते हैं। इसलिए अगर आज वोट हो तो मुझे कोई शक नहीं है कि उसमें इमरान खान हारेंगे। आने वाले 3-4 दिन में वो क्या जोड़ तोड़ बिठा सकते हैं, नहीं बिठा सकते हैं, क्या फौज उनकी, सबसे बड़ा मुद्दा ये कि फौज उनकी मदद करेगी कि नहीं करेगी। आसार अभी तक ऐसे हैं। वो इमरान खान मिल के भी आए, आर्मी चीफ से, बाजवा से मिल के भी आए हैं, और इंडिकेशंस ये है कि आर्मी ने कहा हम न्यूट्रल है, हमें कोई मतलब नहीं है। माने ये हुआ कि उन्होंने इमरान को उनके भाग्य पे छोड़ दिया है। और अगर उन्होंने इमरान को उनके भाग्य पे छोड़ दिया है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान हारेंगे, अगर फौज का समर्थन नहीं होगा तो। क्या इमरान के अंदर वो पॉलिटिकल एस्ट्यूटनेस आप देखते हैं कि वो इस क्राइसिस से निकल सकते हैं? वो राजनीतिक चतुराई उनके अंदर है? राजनीतिक चतुराई उनके पास होती तो ये नौबत ही नहीं आती, शुरुआत की अगर बात ये है। और अब अगर वो उनका डेस्परेशन बिल्कुल नजर आ रहा है। पब्लिक मीटिंग्स में वो कुरान का वास्ता देते हैं कि देखिए मैं सच की तरफ हूँ, मेरे साथ लोगों को खड़ा होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में वो जा रहे हैं, कुछ कानूनों को कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साफ लगता है कि वो डेस्परेट है। और जो आदमी डेस्परेट हो जाता है उसका मतलब उसमें चातुर्य पहले होता तो ऐसी स्थिति आने नहीं देते। तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो अपने आप में कुछ ज्यादा कर सकते हैं। बात इस पे डिपेंड करती है कि वहां की आर्मी क्या चाहती है। क्योंकि एक तो मुद्दा ये है कि अगर उनको हटाया जाए तो शायद शहबाज शरीफ को, जो शरीफ के भाई हैं, उनको लाने की कोशिश की जाएगी। और शहबाज शरीफ फौज के नजदीक है थोड़े, उन माना जाता है शुरू से ही। और जो मरियम शरीफ है, उनकी बेटी थी, वो अलग हो गई। बेनजीर के बेटे हैं या जरदारी हैं, वो लोग अलग। उन्होंने कहा कि अगर तख्ता पलटेगा तो शहबाज शरीफ हमारे नेता हैं, ओपोजिशन के नेता हैं। तो ओपोजिशन ने अपने आप को संगठित कर लिया है। और ऐसा लगता नहीं है कि इमरान अपने बल पे या उनकी राजनीतिक चातुर्य, ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि वो उसको तोड़ मोड़ सके। इसीलिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन में भी जाना पड़ रहा है, इसलिए वो फौज के चीफ को भी मिलने गए हैं। तो लगता तो नहीं है ऐसा हो, लेकिन वो सिर्फ इमरान पे डिपेंड नहीं करेगा कि क्या होगा, फौज पे डिपेंड करेगा कि काफी हद तक क्या होगा। हालांकि इमरान कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा 27 को हम
बहुत बड़ा जलसा करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, और हो सकता है उसमें वायलेंस भी हो, लोगों को डर है, क्योंकि उसी दिन ओपोजिशन भी अपनी एक बहुत बड़ी रैली बुलाने वाला है 27 तारीख को, क्योंकि 28 को वोट होना है। तो वोट होने से एक दिन पहले हर आदमी अपनी हर हर तबका अपनी शक्ति आजमाने की कोशिश करेगा। तो कुछ बातें अनसर्टेन है। और पाकिस्तान के अखबारों से मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग बीच बचाव भी करने में लगे हुए हैं कि किसी तरह से मामला सुलझ जाए, आखिर अगले साल तो इलेक्शन होना ही है किसी न किसी ढंग से। तो ये भी है, इसीलिए उनमें कितनी कुवत है उसके बारे में मुझे ज्यादा विश्वास नहीं है, लेकिन राजनीतिक समीकरण वहां कैसे बैठते हैं आने वाले 2-3 दिनों में, वो जरूरी होगा। ये क्या ये फौज के लिए लॉस ऑफ फेस नहीं है? क्योंकि फौज ने जिस तरीके से इमरान खान को कल्टीवेट किया, जिस तरीके से इमरान खान को बैठाया, जिस तरीके से उनको पीछे से मदद की, और इमरान खान को एक तरीके से फौज का नुमाइंदा ही माना जाता था। तो अगर इमरान खान को आज बीच टेन्योर में अगर इस्तीफा देना पड़े या ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, तो फौज के लिए भी तो एक लॉस ऑफ फेस का मसला है ये। तो फौज के पास कंट्रोल बढ़ जाएगा ना उससे। तो अगर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर निनकंपू हो जाए, अगर वो काम नहीं कर सके, वो एज ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो, या दूसरे नेता का चुनाव भी हो जाए, अगर फौज ये चाहती है कि शाहबाज को लाना है तो फौज को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसमें भी फौज के पास अपने आप पीपीपी और फौज में कभी बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। अगर या पीएमएनएल शरीफ की पार्टी से भी बहुत अच्छे संबंध उनके इन पिछले सालों में नहीं रहे। इसीलिए कैलकुलेट फौज में ये फौज एक क्या कहते हैं उसको, एक कॉरपोरेट की तरह काम करती है, एक इंडिविजुअल पे नहीं काम। तो कलेक्टिव डिसीजन उसमें क्या होगा कि अब इमरान को जाना है तो इमरान को जाना पड़ेगा, कोई उसमें दो राय नहीं है। तो फौज एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है पाकिस्तान की राजनीति में। और अगर इमरान हार जाते हैं, जिसकी संभावना है, बहुत सारी संभावना है, तो सीधा कंट्रोल तो फौज के पास रह जाएगा। तब तो इमरान पपेट प्राइम मिनिस्टर रह जाएंगे जब तक कोई दूसरा अरेंजमेंट नहीं हो पाता। हो सकता है, एक डर है हम लोगों को, ये भारत में भी है, ये डर है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आगे आने वाले इलेक्शन तक फौज किसी को आने ही नहीं दे, किसी न किसी ढंग से उसको, या अभी भी वो असेंबली से ये कोशिश कर रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को भी आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। ये जो फौज का मसला है, क्या जिस तरीके से इमरान खान ने न्यूट्रलिटी के सवाल पे ये कहा कि भाई न्यूट्रलिटी तो जानवरों की होती है, और ये सीधे सीधे तरीके से फौज पे हमला था, तो इसके बाद भी अगर इमरान खान फौज से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं लगता उनका डेस्परेशन है। हाँ, जैसे मैंने कहा, उनका डेस्परेशन है, क्योंकि उनके पास और अब कोई चारा नहीं है। वो जानते हैं अच्छी तरह से, कोई भी देखिए, कोई भी नवाज शरीफ को भी ये पता था कि अगर फौज ने तय कर लिया तो वो टिक नहीं सकते और नहीं टिक पाए। कोई भी प्रधानमंत्री चाहे कितना ही शक्तिशाली रहा हो, पिछले 20 सालों का 10 सालों का ये बिल्कुल पुख्ता प्रमाण है कि बिना फौज की मदद के वहां की सरकार, सिविलियन गवर्नमेंट नहीं चल सकती है। और अगर उन्होंने कहा न्यूट्रल, तो उन्होंने स्नब किया है, और इसका ये उसका एक इंडिकेशन है कि उनकी बात आर्मी चीफ से ठीक चली नहीं, और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि अब हम लोगों को सड़क पे उतारेंगे। वो कह रहे हैं हम 10 लाख लोगों को सड़क पे लाएंगे 27 तारीख को। तो ये सब बातों से लग रहा है कि वो अलग थलग हो रहे हैं, और जो उनकी अपनी पार्टी के अगर 23 लोग निकल जाएं, और जो अलायंस के दूसरी छोटी 2 पार्टियां थी वो भी वहां से उससे अलग हो जाए, तो वो फौज के बिना नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि आज जैसी स्थिति है उसमें स्पष्ट है कि इमरान अलग थलग पड़े हुए हैं, और बहुत संभावना है कि उनको जाना पड़े। उनकी खुद पार्टी के कुछ लोगों ने टीवी तक पर आकर ये कहना शुरू कर दिया है कि इमरान को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल। ये इमरान खान ने जिस तरीके से भारत की तारीफ की, उसका क्या मतलब निकालना चाहिए? उन्होंने कहा देखिए भारत की विदेश नीति तो इंडिपेंडेंट है,
वो अमेरिका के दबाव में काम नहीं करती है, वो रूस के साथ संबंध उसने अपने को बनाए रखा है। तो अचानक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का इस तरीके से भारत की विदेश नीति की तारीफ करना, ये वो खुद का क्रिटिसिज्म कर रहे थे, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का क्रिटिसिज्म कर रहे थे, फौज का क्रिटिसिज्म कर रहे थे, दरअसल कर क्या रहे थे? ये साइन ऑफ डेस्परेशन तो हो सकता है, बट इस तरीके से भारत की विदेश नीति की तारीफ करना, ये कुछ ज्यादा नहीं लगता आपको? ये बहुत अजीब सा था। आप सही कह रहे हैं। ये जो उनका बयान था, उनको पाकिस्तान में भी बहुत लोग अभी समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे लगता है कि एक तरीके से वो अपने आप को शाबाशी दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुद वही पोजीशन ली जो इंडिया ने पोजीशन ली, और उन्होंने साफ कहा, पब्लिक मीटिंग का वीडियो मैंने देखा, उन्होंने खुद साफ कहा कि उनके ऊपर बहुत दबाव था कि वो एक ऐसी स्थिति ले जिसमें पूरा समर्थन रूस की तरफ नहीं हो। और जैसा आपको मालूम है कि जब लड़ाई शुरू हुई थी तो इमरान खुद पुतिन साहब से मिलने गए थे, बातचीत भी हुई थी। उनके ऊपर चीन का दबाव है, जैसा चीन चाहता है वैसा पाकिस्तान करेगा, जहां तक रूस का और यूक्रेन का इश्यू का सवाल है। लेकिन उसमें अपना बचाव करने के लिए उन्होंने कहा कि देखिए, भारत तो चीन के साथ नहीं है, फिर भी भारत ने ऐसी पोजीशन ली है, इसलिए उसको कहीं इनडायरेक्टली उसको जस्टिफाई करने की कोशिश होगी। लेकिन वो राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत बेवकूफी का एक स्पष्टीकरण था, क्योंकि दूसरी तरफ उन्होंने देखिए जो ओआईसी की मीटिंग हुई है उसमें हुर्रियत को भी न्योता दिया कि आप आइए वहां पर। और कश्मीर का अभी क्या स्टेटमेंट निकलेगा ओआईसी का, वो देखना है। उसमें कश्मीर का मुद्दा जरूर उभर कर आएगा। तो ये, और पाकिस्तान में काफी उनकी आलोचना हो रही है इस तरह के वक्तव्य को लेकर। बल्कि कश्मीर पे उनका जो बयान ओआईसी में है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने कश्मीरियों और फिलिस्तीनियों दोनों को जो है एक तरीके से फेल किया है। वी हैव फेल्ड कश्मीरीज एंड पैलेस्टीनियन बोथ। ये ओआईसी में उनका बयान है। नो, फेल्ड इसलिए कि दे कुड नॉट डू व्हाटएवर 370 के खिलाफ तब से शोर मचा रहे हैं ना वो लोग, लेकिन उसका कुछ नतीजा तो हुआ नहीं। और यही वजह है कि वो अब हुर्रियत का मुद्दा फिर दोबारा से लाने की कोशिश कर रहे हैं। और कश्मीर पे वो जानते हैं कि भारत उनको कोई वो इतनी कोशिश कर रहे हैं बातचीत शुरू करने की भी, सार्क को शुरू करने के लिए भी बहुत बहुत इंडिकेशंस उन्होंने भेजे हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से कोई ना कोई डायलॉग शुरू हो नहीं रहा है। तो ये उनकी पूरी असफलता है। और इसीलिए वहां का जो टेलीविजन मीडिया है और प्रिंट मीडिया है, उसमें इसका पूरा क्रिटिसिज्म है कि इमरान फॉरेन पॉलिसी पे फेल हुए, इकोनॉमिक पॉलिसी पे फेल हुए, और डोमेस्टिक पीस और स्टेबिलिटी पे फेल हुए। बिल्कुल। ये जो विपक्ष है उसमें क्या पहली बार ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जो पीपल्स पार्टी है बेनजीर भुट्टो वाली, या और दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ की पार्टी है, वो दोनों एक हो गए हैं? ऐसा पहले हुआ था क्या? नहीं, ऐसा हमेशा हुआ है। कई बार फौज के खिलाफ पाकिस्तान का डेमोक्रेसी मूवमेंट देखिए, पाकिस्तान की अगर सतह को कुरेदा जाए तो अंदर से डेमोक्रेसी के लिए एक एक जज्बा है जरूर। और वो जज्बा आपस में पॉलिटिकल स्ट्रगल में, पावर स्ट्रगल में टूट जाता है। लेकिन जब उनको लगे कि वो बिल्कुल अब दोनों इकट्ठा, अभी सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक यूनिटी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग में और पीपीपी में, और उसको उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से उसको चला रहे हैं अभी भी। और उसकी वजह ये है कि उन्होंने देख लिया है कि इमरान और फौज में तनाव है, तो उसका फायदा उठाया जाए, और जो इमरान का फेलियर है उसका फायदा उठाया जाए, इसलिए वो इकट्ठा हुए हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है। और कई बार ओपोजिशन वहां का सारा इकट्ठा होकर फौज के खिलाफ भी खड़ा हुआ है, ऐसी बात भी नहीं है। बिल्कुल। सिर्फ लेकिन अगर शहबाज खान को एक राय से अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, जो लीडर ऑफ अपोजिशन नेशनल असेंबली में है, तो वो तो बिना पीपल्स पार्टी के समर्थन के तो नहीं संभव हो पाएगा। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, पीपल्स पार्टी ने अपने कैंडिडेचर को आगे नहीं रखा है और मान लिया है
इसलिए कि यहाँ तब्दीली आए, कोई ना कोई चेंज हो, कम से कम फौज का बनाया हुआ प्रधानमंत्री हटे वहां से। और अगर शहबाज आते हैं तो काफी हद तक नवाज शरीफ और उनके पार्टी और परिवार के ऊपर जो बंधन बहुत सारे लगे हुए हैं वो काफी सारे हल्के होंगे। तो अभी जो बेनजीर के बेटे हैं और जरदारी साहब हैं, दोनों में से कोई आगे नहीं आए हैं। और इधर वही नहीं, मैं कह रहा हूँ जो नवाज शरीफ की बेटी है मरियम, वो भी, उन्होंने भी मान लिया है। देखिए दोनों भाइयों में भी तनाव था और मरियम और शहबाज में भी तनाव था, लेकिन अभी उन सबको अलग कर दिया गया है क्योंकि राजनीतिक परिस्थिति ये जतला रही है कि कहीं न कहीं अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो ये कोई काम ही नहीं होगा आगे उसका। तो अगर मान लिया शहबाज बन भी जाते हैं तो भी अस्थिरता बनी रहेगी। शहबाज बनेंगे तब जब फौज ओपोज नहीं करेगी। अगर सपोर्ट भी नहीं करे तो इसलिए हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन तक शहबाज बने रहे, फिर इलेक्शन में पार्टियां जाएंगी अपने आप, और फिर जो अभी अलायंस है उसमें भी आपस में वो अलायंस इलेक्शन में काम नहीं करेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। इसीलिए हो सकता है, एक संभावना है कि अगर शहबाज बने तो फिर आने वाले चंद महीनों के बाद, एक साल के बाद में इलेक्शन होना है, उस इलेक्शन तक शहबाज रहे और देखे क्या कर सकते हैं वो, क्या नहीं कर सकते हैं। एक साल में कुछ कर नहीं पाएंगे, हो सकता है पीपीपी ये भी समझ रही होगी एक साल में कुछ कर नहीं पाएंगे तो ये भी फेल हो जाएंगे, तब हमारा मुद्दा जरा ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। कुछ पॉलिटिकल कैलकुलेशंस होंगे वहां पर उसके। क्या इस पॉसिबिलिटी को टोटली रूल आउट कर देना चाहिए कि आर्मी टेक ओवर नहीं होगा? रूल आउट तो नहीं कर सकते हैं, रूल आउट तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आर्मी ओपोजिशन को मदद नहीं करती है तो ओपोजिशन के पास वोट नहीं है। उनके पास 166 या 160 वोट्स जो भी हैं, अगर ये जो डिफेक्ट किए हुए हैं इमरान खान की पार्टी से, वो लोग अगर इमरान के खिलाफ वोट नहीं देते हैं या उनके साथ ओपोजिशन के साथ नहीं मिलते हैं तो ओपोजिशन को मेजोरिटी नहीं मिलती। तो इमरान हट भी सकता है और ओपोजिशन के प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं मिले, तो वो एक अनस्टेबल सिचुएशन होगी और उसमें बिल्कुल आर्मी स्टेप इन करेगी कि कहेंगे कि अच्छा हम दूसरा इलेक्शन कराएंगे, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज तो कुछ बना नहीं सकती है। क्या जनरल बाजवा में वो बात भारत के लिए ठीक नहीं होगी। क्या जनरल बाजवा में पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है? क्या वो पॉलिटिकली एम्बिशियस नहीं कि हम खुद परवेज मुशर्रफ की तरीके से पंजाब के सीईओ बन जाए? देखिए मुझे लगता है कि जो जनरल मुशर्रफ के बाद में फौज को, चाहे उसकी स्ट्रेटेजी कह दीजिए चाहे उनका कॉन्फिडेंस कह दीजिए, ये नहीं है कि वो डायरेक्टली रूल करे। अच्छा, जहां तक मेरी समझ है, इसलिए हमेशा वो एक मुखौटा चाहेंगे, इसीलिए इमरान को लाए। सोचा कि इमरान कठपुतली की तरह जैसे इसको कहेंगे वैसे काम करेगा, और शुरू में उसने किया ही। वो कई सारे स्टेटमेंट आप उनके पुराने देखिए जिसमें कहा कि हम सभी तो फौजी हैं, फौज के साथ कोई हमारा झगड़ा नहीं है। तो वो फौज को अभी ये कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं है और स्थिति भी ऐसी नहीं है कि फौज पूरी तरह से अपने आप को कायम कर सके। अगर आएगी भी फौज का रूल आएगा तो वो एक टेम्परेरीली ट्रांजिशन करने वाला, कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज अपना नया प्रधानमंत्री नहीं बना सकती है, इसलिए हम इलेक्शन करवाएंगे, और हो सकता है उसमें इलेक्शन पहले हो जाए, बट जो समय उससे पहले। प्रोफेसर मुनी, दुनिया में जबकि डेमोक्रेटिक मूवमेंट धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है, तो क्यों ना ये ऐसा क्यों माना जाए कि पाकिस्तान की जो फौज है वहां पे शासन अपने हाथ में लेने से गुरेज करेगी, और बजाय किसी पपेट को रखने के, बजाय किसी कठपुतली को रखने के, बजाय किसी इमरान खान को रखने के, खुद शासन अपने हाथ में ले। और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको वहां रोकने वाला कौन है? उनको समझाने वाला कौन? वो तो ऑल पावरफुल है। नहीं, रोकने वाला तो नहीं है कोई भी, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। जो सोशल क्रेडिबिलिटी, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए रूल करने के लिए स्टेबिलिटी के साथ में, वो नहीं है। और ये पार्टियां सब की सब इकट्ठा हो जाएंगी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, जैसा आप कह रहे हैं कि अगर फौज सीधी आके बैठ जाए
तो मैं इसको भी रूल आउट नहीं करता हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा होकर कहे कि फौज को नहीं आना है, जाए यहाँ से। बट अगर और ऐसा, सॉरी आप कुछ जी हाँ, सॉरी, नहीं ऐसा पहले हुआ है हमेशा से। जब इस तरह का काम फौज करती है तो एक पॉसिबिलिटी, बिल्कुल स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा होकर कहती है कि फौज नहीं आएगी। फौज नहीं आएगी, लेकिन फौजी शासन कभी राजनीतिक दलों की तो परवाह करते नहीं है। मुशर्रफ ने तो परवाह नहीं की, जियाउल हक ने परवाह नहीं की। नहीं, मुशर्रफ को आखिर में जाना पड़ा। और मुशर्रफ के बाद में जो फौज की, जैसा मैंने कहा ना, फौज की भी कोई इमेज पाकिस्तान में ऑल सेड एंड डन, फौज सबसे पावरफुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी वो मुर्दा हालत में नहीं है। इसीलिए मेरा असेसमेंट ये है कि फौज डायरेक्टली आगे आने की कोशिश नहीं करेगी। वो कोशिश करेगी कि या तो एक टेम्परेरी ट्रांजिशन में कंट्रोल रखे और फिर अपने ऑप्शन का, अपने चाहने वाला कोई नया सेटअप बनाए, और नहीं तो कोई और को, जैसे शहबाज की बात हम लोग कर रहे थे, जो दूसरा प्राइम मिनिस्टर आता है, एक साल से कम की बात है या एक साल की बात है, उसमें आने दीजिए, देखते हैं क्या होता है। ये संभावना हो सकती है वहां पर। प्रोफेसर साहब, एक और सवाल है। पाकिस्तान में जो इस्लामिस्ट फोर्सेस है वो एक जमाने में बहुत मजबूत हुआ करती थी, आजकल उनकी स्थिति क्या है? नहीं, इस्लामिक फोर्सेस, देखिए जो एक्सट्रीमिस्ट तबका है वो, उसको मार पड़ी है बहुत सारी। जो पाकिस्तान की फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है, उसमें जो पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को पाकिस्तान की फौज हिंदुस्तान के खिलाफ यूज करती है। पहले अफगानिस्तान के खिलाफ भी यूज करती थी। अफगानिस्तान में अब तालिबान उनके कंट्रोल में नहीं है, तो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस जो हैं उनके ऊपर पूरा पाकिस्तान की फौज का भी कंट्रोल, पहले जो जिस ढंग से देखा जाता था उसको नहीं देखा जाना चाहिए, और है नहीं। और उस हिसाब से वो जो एक्सट्रीमिस्ट तबका है वो कमजोर हुआ है, स्ट्रेटेजिकली कमजोर हुआ है। लेकिन एज एन इंस्ट्रूमेंट अभी भी वो यूज किया जा रहा है। बिल्कुल। आपने दो तीन बातें की। एक तो आपने ये कहा कि जो फौज की क्रेडिबिलिटी वहां पे पाकिस्तान के अंदर कमजोर हुई है, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी उनकी थोड़ी कमजोर हुई है। दूसरा, इस्लामिक फोर्सेस भी अब उतनी ताकतवर नहीं रह गए हैं। ऐसे में क्या ये पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं कि ये कि जो डेमोक्रेसी है पाकिस्तान के अंदर वो ज्यादा स्ट्रांग होकर इमर्ज करे? स्ट्रांग होके इमर्ज हो रही है, उसका सीधा इंडिकेशन है कि जो ओपोजिशन पार्टीज हैं वो इकट्ठा हो गई है। और पिछले साल से हम लोग देख रहे हैं जो उनके डेमोन्स्ट्रेशंस है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी मूवमेंट बन गया है अपने आप में, उसने अपने आप को एसर्ट किया है। पावर कंट्रोल नहीं किया है, लेकिन एसर्ट किया है अपने आप को। और यही वजह है कि धीरे धीरे जैसा डेमोक्रेसी एज ए सिस्टम कमजोर हो रहा है, लेकिन जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं वहां कि भाई ये सब जगह ऐसा नहीं हो, और खास तौर से उनका सीधा कंपैरिजन इंडिया के साथ होता है कि इंडिया में ऐसा है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और अब जो पहले अफगान फैक्टर था, देखिए बहुत बड़ा फैक्टर था कि तालिबान उनके यहाँ शरण लिए हुए थे, और अब तालिबान पे उनका कंट्रोल धीरे धीरे कम हुआ है। तालिबान अपना इंडिपेंडेंस एसर्ट कर रहे हैं वो। और अफगान पाकिस्तान रिलेशंस में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो इन सब को देखते हुए जो डेमोक्रेटिक सेगमेंट है वो रिवाइव तो क्या, लेकिन उसमें उसका एनफोर्समेंट हुआ है कुछ हद तक, स्पेस बढ़ता जा रहा। आपने बहुत अच्छी बात की। आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर एक तबका है जो सोचता है कि अगर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी इतनी बेहतरीन हो सकती है, इतनी सर्वाइव कर सकती है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती। तो इसी से मेरा सवाल है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं उस तरीके से फ्लरिश की जिस तरीके से इंडिया में की? क्यों फौज ने नहीं होने दिया कभी भी। फौज ने नहीं होने दिया, और फौज के साथ साथ
मेरा ये व्यक्तिगत एनालिसिस ये है कि फौज के साथ साथ उनकी जो मिलिट्री अलायंसेस थी जी, जिसकी वजह से पहले सीएटो सेंटो में मिल गए, फिर अफगानिस्तान का मुद्दा होके आ गया कहीं ना कहीं से, और उसमें जो मिलिट्री अलायंसेस थी उसमें बाहर की पावर्स और खास तौर से अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फौज को स्ट्रेंथन करती रही। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चीन ने ले ली है, लेकिन चीन का स्टाइल थोड़ा अलग है अमेरिका से। वो सारे अंडे अपने फौज की बास्केट में नहीं रखे हुए, उन्होंने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को कल्टीवेट करके रखा हुआ है। नवाज शरीफ भी उनके साथ थे काफी हद तक, और इमरान खान भी उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, और फौज उनके साथ रहेगी। तो उनकी कोशिश ये है चीन का जो फौज को सपोर्ट करने का, तो एक्सटर्नल सपोर्ट्स में पहले फौज को ज्यादा सपोर्ट था एक्सटर्नली, अभी भी सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, हाँ ये सपोर्ट है, और चीन का है सबसे बड़ा सपोर्ट, रूस का, इसीलिए रूस को कल्टीवेट कर रहे हैं। पहली बार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रूस की विजिट करने को गया बहुत जोर शोर के साथ में। तो ये उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी काफी सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स आ रही हैं, देखी जा सकती है। जिन्ना और लियाकत अली अगर दोनों जिंदा रहते तो डेमोक्रेसी सरवाइव करती, तो फौज नहीं आती। देखिए, लियाकत और जिन्ना दोनों एक तरह से पाकिस्तान को नॉन अलाइंड रखने के फेवर में थे। नॉन अलाइंड इन टर्म्स ऑफ इंडिया से उनकी और प्रॉब्लम होती, मूवमेंट में भी थी, हमेशा से थी, लेकिन वो चेंज नहीं होता। जो चेंज आया है, अगर आप हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की, तो लियाकत अली के असैसिनेशन के बाद में, और मैंने ऐसे डॉक्यूमेंट्स और ऐसी स्टडीज देखी हैं जिसमें CIA का हाथ माना जाता है लियाकत अली के असैसिनेशन में। जिन्ना मर गए बेचारे अपनी उम्र के कारण या और किसी कैंसर वजह जो भी हुआ था, लेकिन अगर दोनों जिंदा रहते और दोनों में समझ रहती, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की फौज इतना आसानी से 57 में 58 में कंट्रोल नहीं कर सकती थी। अगर आप अयूब की एक किताब देखें, जनरल अयूब की, तो उसमें उन्होंने 52 में लिखा था, 52 में हमने ये सोचा था कि अपने आप को स्ट्रेंथन करने चाहिए, और हमको अपने आप को स्ट्रेंथन करने में 7 साल लगेंगे। 52 से उनका अमेरिका से अलायंस का बातचीत शुरू हुआ, और उसी को लेकर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके 57-58 तक फौज इस हद में आ गई कि वो कुछ भी कर सकती है, और अमेरिका चाहता था कि फौज आए वहां ताकि अलायंस, मिलिट्री अलायंस ठीक ढंग से चले। तो उसमें एक्सटर्नल डायमेंशन फौज का जो पाकिस्तान में स्ट्रांग हुई है, और सिविलियंस को जो पीछे धकेला गया है, उसमें बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। इस पूरे घटनाक्रम का भारत पे क्या असर पड़ सकता है? कश्मीर पे इसका कुछ रिफ्लेक्शन हो सकता है? क्या भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है? नहीं, भारत को अलर्ट तो रहने की जरूरत है ही है। मैं नहीं समझता हूं कि कोई मिलिट्री एडवेंचर ऐसे मामले में होगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। लेकिन अगर कोई ऐसी सरकार आए जिसके साथ टेररिज्म के ऊपर एक एग्रीमेंट होकर एक नॉर्मल एंगेजमेंट की पॉलिसी शुरू हो जाए, तो वो अच्छा होगा। जो अभी हम लोगों ने बिल्कुल टेररिज्म के इश्यू को बनाकर बातचीत को बंद कर रखा है, अगर पाकिस्तान से, अब चूंकि अफगानिस्तान में भी तब्दीली आई है, पाकिस्तान से ये एश्योरेंस मिले, ऐसी कोई सरकार आए जो टेररिस्ट को एक इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाए अपनी इंडिया पॉलिसी का, तो कुछ परिवर्तन भारत पाकिस्तान के संबंधों में हो सकता है। तो भारत को ये नजर रखनी पड़ेगी कि वहां कैसी शक्ति उभर कर आती है, और उसका एक्सट्रीमिस्ट और इस्लामिस्ट फोर्सेस के साथ में क्या रिश्ता रहता है। इमरान का रिश्ता बड़ा कंफ्यूजिंग था, काफी टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को उसने आइडियोलॉजिकली सपोर्ट किया शुरू में। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुनी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।